गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग क्वेश्चन पेपर रजिस्टर साथ में लेके बैठे हैं। दिस आर सेकंड क्लास। इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्वेश्चन पेपर नहीं लेके बैठे हैं तो क्वेश्चन पेपर ले लो, रजिस्टर साथ में लेके बैठो। जिस भी क्वेश्चन को हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके सारे आगे पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते जाएंगे हर क्वेश्चन के साथ में। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको महसूस होते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछली क्लास में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये कौन सा क्वेश्चन पेपर आपका है? जो हमारा प्री बोर्ड फर्स्ट हमने कंडक्ट किया था जिंक विद्यालय में, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर, रजिस्टर और पेन लेके आप साथ में बैठिए और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे वो आपको नोट डाउन करनी है। So without wasting much time, let's begin with our today's class. Question number 9 and 10 ask you for to read the text carefully to answer these particular two questions. पहले आपको टेक्स्ट पढ़ना है, देखें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Decide to share the profits in the ratio of 2:3:5. A change in profit sharing ratio has taken place with effect from 1st April 2022. Workmen compensation reserve appears at rupees 1,20,000 in the balance sheet as on 31st March 2022. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, इन द चैप्टर ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आता है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, यानी कि जो आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, पार्टनर्स उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो एंट्री पास करेंगे, ये पास करने के लिए कौन गेनिंग पार्टनर है, कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, कैसे पता चलेगा? हमारा फॉर्मूला दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। If comes positive, it is sacrificing. If comes negative, it is gaining. ये हमारा फॉर्मूला चलता है। ये आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं, ये आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता है तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको ये एडजस्टमेंट एंट्री कब पास करनी है? अगर क्वेश्चन कहता है पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, और आपको डिस्ट्रीब्यूट कब कर देना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? जब कोई एडिशन फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, चाहे आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है, चाहे वो एडमिशन का क्वेश्चन है, चाहे वो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, या फिर वो डेथ का क्वेश्चन है। इन सभी चैप्टर्स में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारा फॉर्मूला क्या रहता है अगर आपको याद हो? सॉरी, नॉट फॉर्मूला, जनरल एंट्री। हमारी जनरल एंट्री क्या रहती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कब करना है ऐसा? अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट इज पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप एक एडजस्टमेंट पास करेंगे दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक जनरल ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया है। क्वेश्चन नंबर 9 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 1,50,000। हमारे पास में रिजर्व कितना अवेलेबल है स्टूडेंट्स? 1,20,000 का। और इस 1,20,000 के रिजर्व के ऊपर लाइबिलिटी कितनी अराइज हो रही है आपकी? यू आर हैविंग अ
एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ ₹30,000, आपके पास में रिजर्व अवेलेबल है 1,20,000 का, लेकिन आपकी जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की लाइबिलिटी अराइज हो रही है वो है 1,50,000 की। इट मींस देयर इज एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ ₹30,000। whenever there is an extra expense, तो भाई रिजर्व तो फिर पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, यूटिलाइज हो गया उस लाइबिलिटी को कंपनसेट करने। बट वेयर देयर इज एन एक्स्ट्रा लाइबिलिटी ऑफ ₹30,000, वेयर देयर इज एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ ₹30,000, दिस एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी डेबिटेड। आपको पता है एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। दिस एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ ₹30,000 विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारा रिजर्व हमारे पास में 1,20,000 का अवेलेबल था, लेकिन लाइबिलिटी अराइज हो गई 1,50,000 की। तो ये जो एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर अराइज हो गया ₹30,000 एक्स्ट्रा, इसे हम क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। और इसके बाद में बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, मैं तीनों का लिख देता हूं। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे 30,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, क्या पार्टनर्स में कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज जो भी रिजर्व हमारे पास था वो रिजर्व ऑलरेडी कम पड़ गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आना है। हालांकि ठीक है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा, वो तो जरूर डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट वो अभी हम डील नहीं कर रहे हैं। और जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, उस न्यू बैलेंस शीट में हम वर्कमैन, ध्यान से सुनना इसको, कंपनसेशन, रिजर्व क्लेम, और उसके आगे भी आप क्या लगा देंगे, प्रोविजन फॉर। तो जो न्यू बैलेंस शीट आपकी बनेगी उसमें आप इसको किस नाम से शो करेंगे, न्यू बैलेंस शीट में भी आएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से, और उस नई बैलेंस शीट में ये प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का होगा, 1,50,000 का। रिजर्व आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में 120 का था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने ₹30,000 डेबिट कर दिया, और न्यू बैलेंस शीट में आपका प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम शो किया जाएगा ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज ₹1,50,000। ठीक है, ये मैंने आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट बताया। अब देख लेते हैं जो क्वेश्चंस हमारे पास में, उस क्वेश्चंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से हमें अपना करेक्ट आंसर मार्क करना है। मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपको केस स्टडी, सॉरी नॉट केस स्टडी, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करना हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर करना हो, तो आप ऑप्शंस को मत पढ़ो, आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के और अपने माइंड में सोचो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और वो आंसर जब आपको ऑप्शंस में मिल जाए तो उसको आप टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। हम करते क्या है गलती, कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में चारों ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं और फिर हमें कंफ्यूजन होने लगता है, चारों सही लगने लगते हैं या 3 सही लगने लगते हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज को क्रैक करने का बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, आप क्वेश्चन को पढ़ के अपने माइंड में सोचिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, और वो आंसर आपके माइंड में जब आप सोच लें 100% श्योरिटी से, उसके बाद आप चेक कीजिए कि क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें वही आंसर है या नहीं है जो मैंने सोचा था। राइट, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा आपको रिवैल्यूएशन में ₹30,000 डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, और बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से लायबिलिटी साइड में 1,50,000 आएगा, ये मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि क्या यही सेम आंसर हमारे किसी ऑप्शन में दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज एस्टिमेटेड एट ₹1,50,000 शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट 1,50,000। तो बिल्कुल ये तो मैंने लिखा ही है, एक हिसाब से ये वाला तो करेक्ट हो रहा है। ये तो क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने साफ साफ बोल दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो नहीं सकता। डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,50,000, जी 1,50,000 डेबिट तो करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लेकिन कितना डेबिट करना है, ओनली 30,000 डेबिट करना है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट तो करना ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, दैट इज दिस अमाउंट विल बी शोन एज ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ₹1,50,000। तो जब आप अपना खुद का आंसर पहले लिख लोगे ना, तो उसके बाद में
आपको ऑप्शंस को देख के कंफ्यूजन अराइज नहीं होगा। ऑप्शंस को देख के कंफ्यूजन सिर्फ तब तक ही अराइज होता है जब तक कि हम क्वेश्चन पढ़ते डायरेक्टली उसके ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस को आप मत पढ़ा करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज एस्टिमेटेड एट ₹80,000। इस बार बोल रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपका 80,000 का ही। आपको ध्यान है क्वेश्चन में ऊपर कहा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारा 1,20,000 का हमारे पास में। ऊपर क्वेश्चन में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दे रखा है? 1,20,000 का दे रखा है। और क्लेम आपका कितना राइज हो रहा है? 1,80,000 का क्लेम राइज हो रहा है। तो ऑथेंटिकली हमारे पास में क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ जाएगा? आंसर इज नो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जी बिल्कुल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं एक्स्ट्रा जो 40,000 का रिजर्व बच गया वो 40,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि इस बार मेरे पास रिजर्व के अवेलेबल थे 1,20,000 और लाइबिलिटी सिर्फ 80,000 की राइज हो रही थी। जो एक्स्ट्रा रिजर्व था मेरे पास 40,000 का, वो 40,000 का एक्स्ट्रा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा कितना? 80,000 रुपीज का। ये हमारा टोटल इसका समरी है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। देखते हैं इसमें से कोई करेक्ट आंसर हमारा बन रहा है क्या। तो देखिए सबसे पहला बोलता है क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40,000। तो बिल्कुल ये तो ठीक है, मैंने भी लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 40,000। दूसरा देखिए क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं आना है। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बिल्कुल ठीक है। 1,20,000 नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में तो सिर्फ 80,000 आना है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट पे। और लास्ट पॉइंट आता है इसका डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ₹40,000। तो हमेशा क्वेश्चन के का आंसर पहले अपने माइंड में सोचो और उसके बाद ऑप्शंस को आप रीड करो, पहले ऑप्शंस को रीड नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाओ, प्लस स्क्रीनशॉट लेते जाओ टाइम टू टाइम, जिससे आप उसको वापस से रिवाइज भी कर सको, बाद में दोबारा से देख सको कि क्या आंसर, क्या सॉल्यूशन सर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। X, Y, and Z are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 6:4:1. X guaranteed a profit of ₹15,000 to Z। यहाँ पे गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और किसने किसको गारंटी दी है? X has given guarantee, X has given guarantee to Z। इसका मतलब Z को कम से कम 15,000 का प्रॉफिट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? द फर्म विल नॉट बियर द डेफिशिएंसी बट एक्स विल बियर द डेफिशिएंसी। एक्स हैज गिवन गारंटी टू जेड फॉर ₹15,000। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 was ₹99,000। नेट प्रॉफिट कितना है? 99,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट हमारा दे रखा है। एक्सेस शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी, पूछ रहे हैं कि एक्स का शेयर प्रॉफिट में कितना होगा, ये आपको बताना है। एक्सेस शेयर इन द प्रॉफिट, तो क्या करेंगे हम? 99,000 को, मैं फिर से बोल रहा हूँ ऑप्शंस को मत पढ़ो, आप तो सिर्फ अपना आंसर ढूंढो। 99,000 को हम डिवाइड कर देंगे 6:4:1 में। 6:4:1 में डिवाइड करने का मतलब है 11,000 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाता है 9,000। ठीक है, इसका मतलब x का शेयर, y का शेयर और z का शेयर अगर हम निकाले तो कितना कितना होता है? x के लिए होता है 9,000 मल्टीप्लाई 6, y के लिए होता है 9,000 मल्टीप्लाई 4 और z के लिए होता है 9,000 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 9,000। y के लिए होता है 9 4 जा 36,000 और x के लिए होता है 9 6 जा 54,000। क्या मैं 54,000 को करेक्ट आंसर कर दूं? पहली बात तो नो, और दूसरी बात ऑप्शन में भी नहीं है। अब क्या करेंगे? आपको ध्यान है कि z को गारंटी मिली है,
तो जेड में हम कर देंगे ऐड, कितनी गारंटी मिली, 15,000 रुपीज कंप्लीट उसका होना चाहिए। तो 9,000 को 15,000 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6,000 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 15,000 जेड के लिए। अब ये 6,000 कहां से आएगा, तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है x has given the guarantee to z, x guaranteed a profit of 15,000 to z, तो यानी x में से कम हो जाएगा, लेस गारंटी गिवन कितना 6,000, 54,000 में से 6,000 लेस करने के बाद में आपके पास में कितना बचेगा, तो आपके पास में बचेगा 48,000। ये है x का शेयर, x का शेयर कितना है 48,000। तो देखिए क्या आपको ऑप्शंस में 48,000 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो अगर किसी लेवल में तो बिल्कुल पूछते रहिएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में, और माइक इनेबल करके भी पूछ भी सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन अगर माइंड में राइज हो रहा है तो फील फ्री टू आस्क। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। Sincere Limited issued prospectus inviting applications for 30,000 shares. This is the number of shares issued of rupees 10 each. ये 10 क्या है, face value. Payable as rupees 2 on application, 5 on allotment and the balance on call. With 10 रुपए में से 2 रुपए एप्लीकेशन पे मांग लिया, 5 रुपए आपने अलॉटमेंट पे मांग लिया, तो बैलेंस कितना बचेगा आपके पास में, 3 रुपीज आपका बैलेंस होएगा ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुआ वो दे नहीं रखा है, इशू आपने कितने किए हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, इट इज 30,000। व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नॉट गिवन, सर्टेन नंबर लिख दिया। एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड, और उसका एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव्ड रेस्ट्रिक्ट्स द कंपनी टू प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एज पर सेबी गाइडलाइंस। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से कब एक कंपनी शेयर्स के अलॉटमेंट में नहीं प्रोसीड कर सकती, कब एक कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं कर सकती। तो देखिए सेबी गाइडलाइंस क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। द सेबी हैज प्रिस्क्राइब्ड दैट एवरी कंपनी मस्ट रिसीव एटलीस्ट 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, एटलीस्ट 90% हमें एप्लीकेशंस रिसीव होनी चाहिए। आपको ध्यान है कि हमने ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड इक्वल सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को पढ़ा है। अगर किसी कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए हैं और उसको 1500 एप्लीकेशंस मिली हैं तो इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। एक कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए थे और अगर उसको 1500 एप्लीकेशंस मिली हैं, इट मींस इट्स अ सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए हैं और उन्हें 1000 ही एप्लीकेशंस मिली हैं, इट मींस इट्स अ सिचुएशन ऑफ इक्वल सब्सक्रिप्शन। लेकिन अगर कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए और कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हुई 8000, कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 9000, कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 9500, सॉरी 9000 नहीं, 8000 नहीं, गलत लिख दिया मैंने, इसको अपन करेक्शन करते हैं 800, 1000 तो टोटली शेयर्स है ना, 800 शेयर्स की एप्लीकेशंस अगर रिसीव हुई हैं, या फिर आपको 900 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, या फिर आपको 950 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, तो ये सब क्या होता है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। राइट, ओवर सब्सक्रिप्शन जब एप्लीकेशंस ज्यादा रिसीव हो, इक्वल सब्सक्रिप्शन जितने शेयर इशू किए थे उतनी ही एप्लीकेशंस मिली हैं, और अंडर सब्सक्रिप्शन यानी कि जितने शेयर्स इशू किए थे एप्लीकेशंस उससे कम मिली हैं। और हमें सेबी गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या कहता है, दैट वी मस्ट रिसीव मिनिमम ऑफ 90% ऑफ सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसको बोलते हैं
मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका अंडर सब्सक्रिप्शन में कितना हो सकता है? कम से कम 90% जरूर होना चाहिए। 95 हो तो चलेगा, 98 हो चलेगा, 98 होगा, 99 होगा चलेगा, लेकिन 89 होगा तो नहीं चलेगा। एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब्ड, मस्ट बी अप्लाइड, राइट। तो उसके हिसाब से हमें देखना क्या है कि अगर हमें 90% से कम मिला है तो हम उसको क्या कर देंगे, हम अलॉटमेंट के लिए नहीं जाएंगे। और अगर 90% से ज्यादा है या 90% के इक्वल है तब तक हम अलॉटमेंट में जा सकते हैं। तो अब आप एक बार चेक करके मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में जो आपके सामने है, क्या हमें जो ऑप्शंस में आपके सामने कर देता हूँ 90% हमें रिसीव हुआ या नहीं हुआ, या हम अभी देख लेते हैं। आप मुझे चेक करके बताइए, राइट। हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 30,000 शेयर्स इशू किए हैं। और इन 30,000 पे अमाउंट पेबल कैसे है? ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस दैट इज ₹3 ऑन कॉल। टोटल हो गया आपका 10, राइट। अब बात आती है कि जितनी भी आपको एप्लीकेशन रिसीव होंगी वो एप्लीकेशन मनी भी साथ में आपको रिसीव हो गई होगा, है ना। तो आपको कैसे निकालना है इसमें? हमें देखना है जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं उसका 90% कितना होगा। तो देखिए 30,000 का 90% होता है 9 3 जा 27, 27,000। और 27,000 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन का मनी भी तो साथ में मिलेगा, ये तो शेयर्स हैं। 27,000 इज द शेयर एंड 2 इज द रेट ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको कम से कम मिनिमम 54,000 मिलता है तो आप अलॉटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो है हमारा कैलकुलेशन। अब इसका क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या लिख रहा है। अक्सर ये होता है स्टूडेंट, देखिए कभी कभी हमें सही आंसर आता है लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी सी जल्दबाजी में हम आंसर गलत लिख देते हैं, यानी कि अपन सोचते हैं कि हमें आता है और आते हुए भी हम गलत कर देते हैं सिर्फ जल्दी की वजह से, राइट। क्योंकि यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया और दोनों का आंसर गलत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी कभी मत कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर सोचो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी। तो ये नीचे चारों जो दे रखे हैं आपको, ऑप्शन 1 2 3 4, ये क्या है, एप्लीकेशन मनी दे रखा है। हमें एटलीस्ट 54,000 जरूर मिलना चाहिए, हमारा टारगेट है। इफ रिसीव्ड रेस्ट्रिक्ट्स द कंपनी टू प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एज पर सेबी गाइडलाइंस। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि इन 4 में से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आपको मना करती है कि आप शेयर्स के अलॉटमेंट के लिए नहीं जा सकते, यू कैन नॉट अलॉट द शेयर्स। आपको मना करती है बोल रहा है, रेस्ट्रिक्ट कौन सा करेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे 54,000 90% हो रहा है, इसके लिए तो अलॉटमेंट कर सकते हैं। आपको 54,000 से ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि मैंने वर्ड क्या यूज किया है, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब 54,000 से ज्यादा आपको मनी मिला है तो भी आप अलॉटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी 54,000 से ज्यादा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी को देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी में आपका 50,000 लिखा है। 50,000 का मतलब आपका 54,000 आपका 90% से कम है ना, लेस देन 90% हो रहा है ये। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ₹50,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इसने ये नहीं पूछा कि मैं 90% बताइए कितना होगा, इसने कहा है कि इन 4 में से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो 54,000 तक मिलेगा तो कर सकते हैं, 54,000 से ज्यादा मिलेगा तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 54,000 से कम मिलेगा तो नहीं कर सकते हैं। तो 54,000 अलाउड है, 60,000 भी अलाउड है, 56,000 भी अलाउड है, 50,000 अलाउड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 50,000 में हम शेयर्स को अलाउड नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन का आंसर। कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नो सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए
X and Y are partners in a firm with capitals of 1,80,000 and rupees 2 lakh इनके capitals दे रखे हैं. Z was admitted for 1/3 share in the profits and brings rupees 3,40,000 as capital. Calculate the amount of goodwill. हमें goodwill का amount calculate करना है. ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये है हिडन गुडविल का. हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? हिडन गुडविल का 2 स्टेप मेथड का फॉर्मूला है. सिर्फ 2 स्टेप्स आपको फॉलो करना है. स्टेप 1 में आता है टोटल कैपिटल एज पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज पर न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट. नए पार्टनर के प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म डिसाइड करना. तो वो कैसे हम पता करेंगे? 3,40,000 जो वो कैपिटल लेके आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के रेसिप्रोकल से. सो दैट विल बी 3,40,000 मल्टीप्लाई 3, उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? इट विल बी 0 0 0 0 and 3 4 जा 12 2 and 1 3 3 जा 9 and 1. तो ये हमारे पास में आ जाएगा समवेयर 10,20,000. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज पर न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो नया पार्टनर, आने वाला पार्टनर कितना कैपिटल लाया है और कितने शेयर के लिए लाया है, तो उसके टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन को हम उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कैपिटल पता चल जाएगा. ये स्टेप 1 था. अब स्टेप 2 में क्या करना है? क्या कर रहे हैं हम? हिडन गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख रहे हैं. स्टेप 2 में आपको क्या करना है? स्टेप 2 में आपको लेस कर देना है टोटल एक्चुअल कैपिटल. एक्चुअल में टोटल कैपिटल कितना है वो लेस कर देना. तो एक्चुअल टोटल कैपिटल कैसे पता चलेगा आपको? कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ बी प्लस कैपिटल ऑफ सी, तीनों पार्टनर का कैपिटल आपस में ऐड कर लो तो आपको टोटल एक्चुअल कैपिटल पता चल जाएगा. तो देखिए 1,80,000, 2 लाख एंड 3,40,000. इनको ऐड कर लो. 0 0 0 अगेन 1 मोर 0, 8 and 4 2 and 1. तो ये कितना हो गया हमारे पास? देखिए 7,20,000 हो गया हमारे पास में. इसको इसमें से लेस कर देंगे हम. 10,20,000 आया था, इसमें से 7,20,000 आप लेस कर दीजिए. 10,20,000 माइनस 7,20,000 आपके पास में आया 3 लाख. दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख होती है. अब ढूंढो कि इन ऑप्शंस में आपको 3 लाख दे रखा है क्या? ऑप्शन नंबर डी 3 लाख करेक्ट आंसर हो गया. तो फिर से बता दूं मैं, इस क्वेश्चन में हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी थी. कैसे पता चले ये कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन में उसने कहा कि ए का कैपिटल ये है, बी का कैपिटल ये है, सी इतना कैपिटल लेके आया न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, बताओ गुडविल कितना है. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हम 2 स्टेप्स फॉलो करते हैं. स्टेप 1 में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन. जितना कैपिटल नया पार्टनर लेके आया उसके उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन को उसी के शेयर ऑफ प्रॉफिट के रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेते हैं. और उस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से लेस कर देते हैं हम. स्टेप नंबर 2 में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से हमें लेस करना है क्या? एक्चुअल कैपिटल. और एक्चुअल कैपिटल ऐसा नहीं पुराने वाले का सिर्फ का या उसका अकेले का, नहीं, तीनों का. तो एक्चुअल कैपिटल एक्स का, वाई का, जेड का, तीनों का मिला के जो टोटल एक्चुअल कैपिटल था वो हमने लेस किया. जो डिफरेंस अमाउंट आया 3 लाख. 3 लाख इज द गुडविल ऑफ द फर्म. सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. चलिए, टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ गया है तो मैं इस क्लास को यहीं पे ओवर कर रहा हूं. और soon after this class I will start once again. You can join back with the same link. जो लिंक अभी आपने ज्वाइन किया था उसी लिंक से आप दोबारा क्लास ज्वाइन कर लेंगे. 11:30 तक हमारी क्लास चलेगी. तो हम क्वेश्चन नंबर 14 से नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे. तो अभी मैं एक बार एंड करके इसे और दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा हूँ. सेम लिंक से आप वापस रीज्वाइन करेंगे.